खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल में हमारी खास पेशकश टिकट का हकदार। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और सूबे में आम से लेकर खास सभी लोगों पर चुनाव का खुमार सर चढ़कर बोलने लगा है और तमाम तरह की सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। प्रदेश में एक्टिव सभी पार्टियां बेशुमार वायदों और दावों का पुलिंदा लेकर चुनावी जंग में जोर आजमाइश के लिए तैयार है। लेकिन अभी बाकी है सबसे जरूरी काम, अभी बाकी है परख उम्मीदवार की। और अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए सूबे में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम करेंगे परत दर परत विश्लेषण और गहरी से गहरी चर्चा। साथ ही अपने सर्वे के जरिए करेंगे खुलासा कि किस विधानसभा में कौन है जनता का सबसे चहेता टिकट का हकदार। और इस अहम जिम्मेवारी को अदा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में 3 खास मेहमान। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। आप हैं चीफ एडिटर खोज इंडिया विनोद मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अजय झा साहब और प्रदीप सौरभ जी। आप दोनों राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और हर मुद्दे पर हमको और आपको रूबरू कराएंगे सियासत के अलग अलग समीकरणों से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास। शुक्रिया मुमताज। तो अपनी इस खास पेशकश और अहम चर्चाओं की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। चौधरी बीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं, जींद रैली में खुलेंगे पत्ते। इनेलो 10 दिनों में जारी करेगी अपनी दूसरी सूची, दुष्यंत चौटाला का बयान, टिकट वितरण में नहीं होगा कोई बदलाव, अपने स्वार्थ के लिए नेता छोड़ रहे पार्टी। बगावती सुरों पर दुष्यंत ने दिखाई गर्मी तो अभय हुए लचीले, कहा विधानसभा में महज 90 सीटें, इसलिए सभी को टिकट नहीं लेकिन सम्मान जरूर मिलेगा। गठबंधन को लेकर बीजेपी हजका में गर्मा गर्मी बरकरार, बीजेपी ने कुलदीप के अल्टीमेटम और खत को बताया धमकी, तो कुलदीप पुरानी शर्तों की दे रहे हैं दुहाई, लेकिन फैसला लेने में झिझक रही दोनों पार्टियां। और जम्मू कश्मीर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का किया ऐलान, कहा ब्याज समेत कश्मीर का कर्ज चुकाऊं। तो हाजिर हम अपनी खास पेशकश टिकट का हकदार लेकर एक नए विधानसभा हलके के साथ। आज हम टटोलेंगे सफीदो विधानसभा का मिजाज और अपने सर्वे के जरिए जानेंगे वहां की जनता की नब्ज। तो विनोद जी से गुजारिश है कि सफीदो का बैलेट बॉक्स खोलें और यहां के सबसे दमदार टिकट के हकदार की खोज की शुरू करें। आज सफीदो विधानसभा क्षेत्र जो है वो सोनीपत और जींद जिले के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करता है। फोनो फ्रेंड है नहीं है, एक तरह से ब्रिज का काम करता है, मिडल में पड़ता है। जब आप सोनीपत से जींद की तरफ जाते हैं तो रास्ते में सफीदो पड़ता है। सोनीपत शहर में हमेशा बीजेपी का असर रहता है, दिल्ली का असर रहता है, दिल्ली की राजनीति का असर रहता है, लेकिन देखते हैं सोनीपत से जींद चलते चलते बीजेपी का असर है या नहीं। और उसके बाद आज हमारे पास ऐसी ऐसी खबरें हैं जो हैरान करने वाली हैं कि हरियाणा की राजनीति किस तरह का पलटा खाएगी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आज गठबंधन तोड़ने पर उतारू हुई भाजपा को एक तरह से चेतावनी भरे लफ्जों में कहा, 48 साल में पहली बार भाजपा के हाथ में हरियाणा आ सकता है, आने का मौका आया है, जिसे गुआना नहीं चाहिए। उनका इशारा था कि कुलदीप को के साथ समझौता नहीं तोड़ना चाहिए। थोड़ा सा उन्होंने कुलदीप को भी सलाह दी कि वास्तविकता समझने की कोशिश करें और जितने ढीले हो सकते हैं ढीले हो जाएं। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने भी आज हरियाणा में कहा कि वीरेंद्र सिंह को बीजेपी में जाने से पहले कुछ सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि वीरेंद्र और कुलदीप में भी कोई खिचड़ी पक रही है। करनाल में एक पत्रकार के एक सवाल के जवाब में वीरेंद्र सिंह ने उल्टा पूछा, किसने कहा मैं बीजेपी में जा रहा हूं? मैंने अमित शाह को कोई न्योता नहीं दिया, एक सामाजिक संगठन ने न्योता दिया है और मैं भी वहां मुख्य अतिथि हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने चुनौती दी, 5 बार चुनाव हारे हो, इतने बड़े नेता हो तो मेरे सामने चुनाव लड़के, मेरे क्षेत्र में आओ, मेरे सामने चुनाव लड़के देख लो। और अगली बात उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह के बयान के जवाब में कहा, मुख्यमंत्री बनने आया हूं, घास खोदने नहीं आया हूं और 23 साल से मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहा हूं। इन सब सवालों का जवाब हम अपने मेहमानों से लेंगे। प्रदीप जी, पहला सवाल आपसे, ये
48 साल से में पहली दफा बीजेपी के हाथ में हरियाणा आ सकता है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। ये वीरेंद्र सिंह की बीजेपी को सलाह है और कुलदीप को भी सलाह दी। पूरे परिदृश्य में जिस पिछले 15 दिन से हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे है समझौता, और बीजेपी माइंड मेकअप कर चुकी है कुलदीप को छोड़ने का। और उस माइंड मेकअप करने के पीछे बीजेपी की वो ऑक्सीजन भी है कि हमारे साथ सेंट्रल हरियाणा में एक बड़ा जाट लीडर आ रहा है, वीरेंद्र आ रहा है। ऐसे समय में जब बीजेपी ने वीरेंद्र को अपने अंदर पक्का मान लिया है और कुलदीप को छोड़ने का मन बना लिया है, ऐसे समय में वीरेंद्र का ये बयान हरियाणा की राजनीति में क्या किस तरह का ट्विस्ट ला सकता है? देखिए, ये जो वीरेंद्र सिंह का बयान है, ये नसीहत है, सुझाव नहीं है। नसीहत, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी किसी को नसीहत देता है। वो बुजुर्ग नहीं मानते, नहीं माने, लेकिन मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे बुजुर्ग राजनीतिक की किसी बच्चे को नसीहत, राजनीतिक समझदारी वाली सलाह है। हाँ, नहीं, एक नसीहत है, सलाह भी नहीं। सलाह, इसको एडवाइस नहीं है। नसीहत और सलाह में अंतर होता है, अगर भाषाई स्तर पर बात करें तो ये नसीहत है। नसीहत वही देता है कि जो अपने बड़ा तीरंदाज समझता है। तो ये उनको नसीहत है कि यार जो मिल रहा है टूटा फूटा कम ज्यादा आ जाओ और कर लेते हैं, वो डर का इंतजाम कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि वीरेंद्र को ये समझ आ रहा है कि अगर कुलदीप के साथ समझौता टूट गया और आप बीजेपी में आ गए तब भी बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, फिर वही होगा, ना माया मिली ना राम? बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस समय यह भी देखना है कि वीरेंद्र एक हकीकत बयान कर रहे हैं। शायद उनको बीजेपी के नेताओं से बेहतर जमीनी स्तर पर क्या अभी चल रहा है उसकी जानकारी है, क्योंकि हमारे सर्वे भी यही कह रहा है कि हज का बीजेपी साथ रहे तो नंबर 1, वरना बीजेपी नंबर 3 पर अभी तक जो हालात है। तो ऐसे में वो बीजेपी को सिर्फ आईना दिखा रहे हैं कि देखो अपनी शक्ल देख लो, अपने आप को इतना ज्यादा स्मार्ट ना समझो कि अकेले अपने दम पर सरकार बना लो। लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटजी तो उस तरह से है जैसे अमेरिका इराक पे बम फेंकता, सीधे हवाई हमले, ग्राउंड फोर्सेज होती नहीं, उसको अमेरिकन जो है वो मरना नहीं चाहते, उनके पास थल सेना होती नहीं। और इराकियों के पास जो इराक के जो थल सेना होती है भारतीय लोग होते हैं। लेट में कंप्लीट, जो इराकी हैं, जो बगावती हैं, उनको जमीन पे लड़ना आता है, वो मरने मारने से डरते नहीं। ठीक है ना? तो बीजेपी 37 मंत्रियों की फौज उतारने जा रही है कि ये हवाई हमला है हरियाणा पे। वो बिल्कुल, पहले मैंने बोला था बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग का इस्तेमाल करती है, हवाई हमला जो होता है तो उसमें इस हवाई हमले पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले वीरेंद्र सिंह का इशू खत्म करेंगे। प्रदीप जी, वीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि सीएम की दावेदारी पर बोले घास चाटने नहीं आया हूं, घास खोदने नहीं आया हूं। क्या बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं कि मेरे को पहले अनाउंस करो तब शामिल होगा? निश्चित तौर पर यह कि एक दबाव की टैक्टिस है कि देखो, और ये जो रैली होने जा रही है वो उसमें अपना दमखम भी दिखाएंगे कि देखो ये दमखम है। और बीजेपी चाहे जो सोच रही हो, जींद का एक इतिहास है, जींद में रैली कोई करे उसमें दमखम मिल ही जाता है। जींद में रैली में लोग आते बहुत हैं, ये तो है, चूंकि एक पर मतलब कि और हर पार्टी ने इस एक्सपेरिमेंट को सफलता से किया है, इसीलिए गोपाल कांडा जैसी नई पार्टी भी जींद में रैली करने जा रही है ना? सवाल इस बात का है कि जिंद की रैली में जो लोग आएंगे तो कैसे हम माने कि इन्हीं के सारे समर्थक हैं, वही आए हैं चौधरी वीरेंद्र के? क्योंकि अमित शाह रहे हैं तो बीजेपी के बहुत सारे वर्कर्स वहां पर आएंगे, फिर वो बोलेंगे देखो जितने लोग हैं सब मेरे समर्थक हैं, तो कहीं पर ये मामला उलझेगा। सवाल ये कि उन्होंने ये कहा कि कौन कहता है मैं बीजेपी में जा रहा हूं, और अगली लाइन कही सीएम की दावेदारी के लिए आया हूं, घास चाटने नहीं आया हूं। मैं इसके राजनीतिक मायने समझना चाहता हूं। क्या वो बीजेपी को साफ साफ कह रहे हैं रैली में आने से पहले सोच लो मुझे मुख्यमंत्री घोषित करना है या नहीं, नहीं तो फिर मैं, अगली बात भी कही है ना, इस रैली से नया राजनीतिक परिवर्तन होगा, वहीं से मैं अपनी रणनीति का अनाउंस करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि अमित शाह रैली में हो और वीरेंद्र सिंह बीजेपी में मर्ज होने से, शामिल होने से मना कर दें, बोले जी मैं तो अपनी सोनिया गांधी की सलाह पर नई पार्टी बना रहा हूं, आप यहाँ आए और आपका धन्यवाद। ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखो जिस तरह का भाषण है, इसमें हमें सारी संभावनाओं को बिल्कुल तलाशना चाहिए। हाँ, उसको नजरअंदाज नहीं किया सकता, लेकिन इसकी संभावना कम दिख रही है कि अब इस समय में नई पार्टी की घोषणा करेंगे, नई पार्टी बनाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे इलेक्शन कमीशन से। उसका पार्टियां तो मिल जाती हैं, पार्टियां मिल जाती हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी उनके लिए वक्त देर हो चुका है, अभी वो रिस्क नहीं ले सकते। एक प्रेशर टैक्टिक्स है और बीजेपी ऊपर दोनों देखें, कहीं ये प्रेशर टैक्टिक्स बीजेपी पे भारी तो नहीं पड़ जाएगी? वही बात में आ रहा था कि हरियाणा वो स्टेट है
जहां पूरे 44 एमएलए, जनता पार्टी के एमएलए सुबह इंदिरा गांधी के साथ लंच कर लिए थे। देवीलाल जी हरियाणा भवन में थे, सुबह तक मुख्यमंत्री थे, 11 बजे वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। हरियाणा ऐसी पार्टी, अमित शाह को ये पता होना चाहिए। और बीरेंद्र सिंह का जो स्पीच है वो बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। एक तरफ कह रहे हैं कि इनको गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए, दूसरा कह रहे हैं कि सीएम की दावेदारी। इससे एक मतलब ये भी निकलता है, वो कुलदीप को कह रहे हैं तू थोड़ा कम ले ले, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे लिए छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल वही बात देखिए है। ऐसा है ना कि ये जो उनका क्या कहते हैं कि एडवाइस है जिसको आप कह रहे हो, मैं नसीहत कह रहा हूँ, वो इसलिए है कि नॉन बीजेपी के लोग का एक बड़ा जमावड़ा अगर इकट्ठा होता है जिसके डीएनए में कांग्रेस हो, तो वो एक विद इन द बीजेपी एक गुट बना सकते हैं और एक बड़ा बार्गेन कर सकते हैं कि, और वो उस समय बीजेपी क्या कहते हैं कि अपनी सरकार को स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये हो सकती है कि कुलदीप और वीरेंद्र एक दोस्ती कर लें थोड़े दिन के लिए, तो बीजेपी से ठीक नेगोशिएट हो जाएगा। नहीं, नेगोशिएट तो नहीं होगा सीएम के सवाल पे, वो तो तय है। और वीरेंद्र सिंह को भी मुख्यमंत्री बीजेपी प्रोजेक्ट नहीं करने जा रही है। ये वीरेंद्र सिंह सिर्फ इस बात को ये बार बार दोहरा के सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं अब जब कांग्रेस को छोड़ रहा हूं, हुड्डा के खिलाफ हूं, तो मैं इसलिए हूं कि ये मत समझना कि मैं ऐसे ही चला गया हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं तो जो 2-4 सीट डगमगा रही होंगी वो सीट उनकी निकल जाएंगी और क्या कहते हैं उनका नंबर्स बढ़ जाएगा। ये अपने और ये अपने मतदाताओं को क्या कहते हैं कि वो संकेत दे रहे हैं कि भाई देखो हम चीफ मिनिस्टर की दावेदारी पक्की, चूंकि अंदर क्या समझौता हुआ है ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन जो जानकार हैं, जो अंदर की राजनीति जानते हैं बीजेपी की, इनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया। उनकी इस लाइन में क्या छिपा हुआ है, उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह को नहीं बुलाया, एक सामाजिक संगठन ने बुलाया, मैं भी एक मेहमान हूं। उनसे पूछा गया आपके पोस्टर लग चुके हैं, बोला भी मेरा पोस्टर कोई अगर सामाजिक कार्यकर्ता लगाता है तो मुझे क्या हर्ज है, मैंने तो नहीं लगाई, मैंने अमित शाह के पोस्टर नहीं लगाए। इन सारी चीजों में क्या छिपा हुआ है? देखिए इसमें छिपा हुआ कुछ नहीं, उनकी अंदर की एक ये है जो आज तक वो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने और शायद मुख्यमंत्री कभी लाइफ में नहीं बन पाएंगे हरियाणा का, ये वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक और क्वेश्चन, और इसमें एक चीज जोड़ दूं कि अभी तक नहीं बन पाए हैं और इस बार भी नहीं बन पाए। वही मैं कह रहा हूँ कभी तो नहीं कह सकते, राजनीति में कोई भी परिवर्तन हो सकता है। क्या बीजेपी बीरेंद्र सिंह की सलाह मान लेगी? नहीं मतलब कि शर्त मान लेगी? देखिए शर्त वही होगा कि शर्त के अंदर बहुत सारी चीज उनकी होंगी, निगोशिएशन चल रहा होगा मुझे लग रहा है, इसलिए अभी बोलकर 16 तारीख के पहले जितना प्रेशर बना सके, जितना एक्सट्रैक्ट कर सके वो उनसे ले ले, अपने थैली में डाल ले, पॉकेट में डाल ले, वो उनकी वही मंशा है। देखिए लेकिन बीजेपी विनोद जी एक चीज बताइए आप, मेरे को जो लगता है, मेरा जो विश्लेषण लगता है, इनके इस भाषण का लबोलबाब ये है कि अगर बीजेपी कुलदीप के साथ समझौता तोड़ती है तो बीरेंद्र सिंह बीजेपी में जाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि गठबंधन टूटते सत्ता में आने के प्रोस्पेक्ट्स कमजोर हो जाएंगे। देखिए बीरेंद्र सिंह ये तय कर लेना चाहते हैं कि मैं समझौते वाली पार्टी में जा रहा हूं या बिना समझौते वाली पार्टी में जा रहा हूं। देखिए विनोद जी, वो अपना कैरियर खराब नहीं करना चाहते। दूसरा, वो कम से कम ये नहीं चाहते कि बीजेपी उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का कंट्राडिक्शन करे। कंट्राडिक्शन मतलब ये क्लेम करते रहे और बीजेपी मना नहीं करे कि ये नहीं होंगे। वो बीजेपी तो नहीं मैं जो समझ रहा हूं, मेरा जो विश्लेषण है, ये दो चीजों की वो गारंटी चाहते हैं। पीछे वाले परिवार से, बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार छोड़ के अगले परिवार में जाने से पहले शायद कुछ पक्का तय कर लेना चाहते हैं। प्रदीप जी, देखिए मैं एक तो इस बात को मानने से बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि जब किसी सामाजिक संगठन की रैली में किसी बड़ी पार्टी का जिसकी देश में सत्ता हो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो उसको सामाजिक संगठन जो अभी उपजा है वीरेंद्र सिंह के साथ उन्हीं का ही है, वो उन्हीं का है। मतलब इसीलिए हम कह रहे हैं अगर वो उसको मना भी कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि वो अभी अभी उपजा है और बिना कोई बीरेंद्र सिंह की आए हुए बिना तय शर्तों के बाद वो आएगा, मैं इस बात को नहीं मानता। और कम से कम अमित शाह को मैं जितना जानता हूं, बिना तय हुई चीजें, वहां की जो भी रैली है उसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई है, वहां कुछ नहीं होने वाला, वहां फिर सिर्फ होने वाला है जो हरियाणा की रैलियों में होता है। मैं आपकी बात मान गया, अमित शाह ने स्क्रिप्ट लिख दी, बीरेंद्र सिंह उनसे मिल भी आए, मिले हुए 10-15 दिन भी हो गए, डेट भी फिक्स हो गई,
स्थान भी फिक्स हो गया, फिर बीजेपी की सलाह पे स्थान भी चेंज हो गया, डेट भी चेंज हो गई, फिर आज ये बयान। जी, मैंने इस बयान के बारे में आपको कहा ना कि वो ये बता देना चाहते हैं, अपनी सीट को बढ़ाए रखना चाहते हैं कि देखो कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता था और बन नहीं पाया हूं। और ये जब प्रदेश में क्या कहते हैं परिवर्तन की लहर है जैसा वो मानते हैं। देखिए, वीरेंद्र सिंह ने इसी संडे को 2 दिन पहले गुड़गांव में कहा कि मुझे सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी में मत जाओ। एक, सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी से जाने से अच्छा तुम अपनी पार्टी बना लो। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने सोनिया जी से कहा कि 200 करोड़ रुपए लगते हैं नई पार्टी बनाने के, तो उन्हीं के, पता नहीं ये सच है या झूठ है, उन्हीं का जो स्टेटमेंट है कि सोनिया गांधी ने कहा पैसे तो हुड्डा के पास बहुत है, वहां से दिलवा देंगे, है ना, ये स्टेटमेंट। फिर आज करनाल में मैंने तो न्योता नहीं दिया अमित शाह को। कि सारा मसला मुझे यही लगता है कि वीरेंद्र सिंह अपने कैरियर को लेके श्योरिटी चाहते हैं और उस श्योरिटी में वो ये भी जानते हैं कि बिना हजका के भाजपा का सत्ता में आना गारंटी नहीं। लेकिन देखिए, अलग पार्टी जो बनाने की बात आप कर रहे हैं, अलग पार्टी बनाएंगे और इसको इस सब, क्योंकि वक्त बहुत कम है। जी हाँ, एक बात कह रहा हूँ, ये बीजेपी पे दबाव बनाने की पोजीशन भी तो हो सकती है। लेकिन अब देखिए उसके साथ रिस्क कितना इन्वॉल्व है। बीजेपी के साथ आएंगे, इतना बड़ा रिस्क नहीं हो सकता है कि उनके जीतने के चांसेस, उनके फॉलोअर्स 2, 4, 5 जो भी जिसको टिकट मिल जाए, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन अपनी पार्टी बनाते हैं, सबके खिलाफ लड़ते हैं, इतने सारे झुंड में शामिल हो जाते हैं, कहीं बिल्कुल उसमें साफ हो जाए, जीरो होने के बाद, सिफर होने के बाद बिल्कुल हाशिए पर आ जाएंगे, हाशिए पर हैं और भी हाशिए में चले जाएंगे, गर्त में चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सोचिए विनोद जी, देखिए पीछे जाइए, किसी जमाने में वीरेंद्र सिंह और भजनलाल चाचा भतीजा हो जाते थे। ठीक, अब चाचा तो नहीं है, लेकिन कुलदीप और उल्टा तो हो सकता है ना, वीरेंद्र और कुलदीप चाचा भतीजा हो जाएं, क्योंकि दोनों एक ही टोन पे बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह बीजेपी में जाने से पहले सोच लेना, और उसने जवाब दिया आज कि 48 साल के बाद भाजपा के हाथ में सत्ता आ सकती है, धक्के से नहीं गंवानी चाहिए, ये चेतावनी है भाजपा को। लगता नहीं कि वीरेंद्र सिंह गारंटी मांग रहे हैं? बिल्कुल गारंटी मांग रहे हैं, बिना समझौते के नहीं शामिल होंगे। देखिए, कांग्रेस में रहना उनका बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर कांग्रेस में रहते तो क्यों बोलेंगे कि हजका बीजेपी तुम साथ साथ रहो, वरना ये हाथ से चांस गवा दोगे। नहीं, हाथ तो वो सोनिया गांधी की तरफ भी रखे हुए हैं। देखिए एक बात और समझिए, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं बोले हैं अभी तक। इंद्रजीत बोल गए थे वाड्रा इशू पे, हाँ, मोदी की तारीफ कर गए थे, हाँ, वीरेंद्र नहीं बोले हैं अभी, क्योंकि उनका कांग्रेस का जो कोर बेस है उसको अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर सोनिया के खिलाफ बोलेंगे, कांग्रेस मतलब सोनिया, अगर सोनिया के खिलाफ बोलेंगे या कांग्रेस का वर्कर्स जो है वो उनसे नाराज हो जाएगा। प्रदीप जी फाइनल टिप्पणी, फिर चलेंगे सीधी बमबारी पे। देखिए, ये जो मैंने पूरा आज उनका बयान देखा है, हमारे पास है वो नहीं, हाँ वो है शायद, लेकिन मैंने उनका पूरा बयान देखा है, तो वो बयान पूरा एक राजनीतिक बयान है, डिप्लोमेटिक बयान है, और उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि वो नाराज होते दिख रहे हैं कि कौन कह रहा है कि बीजेपी में हम जा रहे हैं, लेकिन वो आखिरी में ये भी कह रहे हैं कि ये परिवर्तन होने जा रहा है, तो और रैली भी आप करने जा रहे हैं, तो ये एक क्या कहना चाहिए, गिमिक्स सर, ऐसी पॉलिटिकल गिमिक्स, ये डिप्लोमेसी नहीं। ऐसी डिप्लोमेसी तो मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं देखी। ये वीरेंद्र सिंह ऐसा क्या पंचर लगा रहे हैं जो डिप्लोमेसी कोई पंचर नहीं, विनोद जी बहुत समझने बहुत साफ है कि वो खुद अपनी सीट और अपने समर्थकों की सीट ये बचाना चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, और उनकी राय ये है कि अगर मैं बीजेपी में आऊं तो गठबंधन सरकार में आना चाहिए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारने चाहिए। ये गारंटी लगभग वो बीजेपी के साथ तय करना चाहते हैं। वो तय हो चुकी है, वो तय हो चुकी है। चलिए, 37 मंत्री, कलराज मिश्र यूपी के मंत्री हैं, यमुनानगर में भाषण दे रहे हैं, हरियाणा में कुछ लेना नहीं देना नहीं। क्या स्ट्रेटजी बीजेपी की? एक मंत्री रोज रहेगा। ये बिल्कुल इसका साफ है कि वो कहीं किसी तरह न्यूज में रहना चाहते हैं। सबसे पहले जो शेर आया की पॉलिसी पे, जी हाँ, शेर आया से बाकी पार्टियां डर जाए, रोज बीजेपी का चर्चा हो, पर्चा हो, वही है, खर्चा हो। रोज एक मंत्री आएगा, जब केंद्रीय मंत्री आएगा तो वहां पर कुछ चर्चा होगी, अखबारों में, मीडिया में, सब जगह वो रहेगा। तो न्यूज में जब बने रहते हैं तो उसके बाद एक माहौल क्रिएट होता है। प्रदीप जी से पूछते हैं, बीजेपी की इस बमबारी से ये इंडियन नेशनल लोकदल और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई लड़ती हैं, वो इस बमबारी से कैसे बचें? नहीं, उसमें ऐसा कोई बड़ी बमबारी नहीं है, और ये इस तरह की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रणनीति है कि जब भी किसी चुनाव अभियान की वो शुरुआत करती हैं, तो अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो देश के 20-25 जगह
कई राजधानियों में बड़े नेता जो उनके हैं अपने, वो सब अलग अलग रैली करते हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। और कलराज मिश्रा है वो तो 2009 में भी रैली हाँ, की थी। वही मैं कहता हूँ चढ़ती को सलाम है। वही है कि अगर वो सफल हो जाए। अब जैसे इस बार तो कोई चढ़ती नहीं, इस बार कोई रैली नहीं हुई 14 में, अकेले मोदी रैली करते रहे, वो सारी कारपेट बॉम्बिंग ही नहीं हुई। देखिए हरियाणा के अंदर आपको बता सकता हूँ, फर्स्ट राउंड है इनका। सेकंड राउंड में क्या होगा, इनके चीफ मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान, ये रमन सिंह, वसुंधरा राजे, इन लोग को लेके आएंगे, ये कैंपेनिंग करेंगी। थर्ड राउंड होगा, अभी मोदी आ रहे हैं लेकिन वो मतलब व्यापक रूप से मोदी, सुषमा स्वराज, अडवाणी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। मैंने वो इनकी जो फाइनल ये होगा। मैंने इनकी कैंपेन की तुलना अमेरिकी वायुसेना की तरह की है। जैसे अमेरिका की वायुसेना धरती पे नहीं उतरती, लेकिन हवाई हमला इतने करती है कि आसपास के कंट्री भी डर जाते हैं। बिल्कुल ऐसी डरावनी स्ट्रेटजी से कैसे छोटी पार्टियां मुकाबला करें, ये मैं एक्सपर्ट की राय मांग रहा हूं। एक चीज मैं बता दूं आपको, बाड़मेर में जसवंत सिंह जो कि अभी चलो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, वो जीतने की स्थिति में थे, वहां पर जी आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे, लोकसभा चुनाव जीतने की स्थिति में थे। मोदी जब तक नहीं आए, मोदी के आने का वहां पर हवा बदल गई, वो हार गए। तो मोदी फैक्टर हो जाता है उसमें। लोकसभा में तो बहुत ही ज्यादा था, यहां भी कुछ होने वाला है, कल भी मैं कह रहा था। तो जब ये सब बम्बार्डमेंट, कारपेट बॉम्बिंग जब शुरू हो जाएगी, उसका असर जरूर दिखेगा। असर जरूर दिखेगा। मोदी फैक्टर कितने साल तक खुराक देता रहेगा हरियाणा में बीजेपी को, प्रदीप जी? देखिए, मोदी का फैक्टर हरियाणा में क्या देश को कितने दिन खुराक देगा, यही सवाल है। वो कैसे? वो हर तरह से कि आप पूरे देश को क्या कहते हैं, संविधान बदल देना चाहते हैं, जजों की नियुक्ति को क्या कहते हैं कि अपने हाथ में रख लेना चाहते हैं, पूरे सिस्टम को जिस तरीके से, तो ये ज्यादा दिन इस देश के अंदर चलता नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी तो कोई छोटे नेता नहीं थे ना। मैंने उनकी रैलियां देखी हैं कि उनकी रैलियों में 50-50 हजार लाख लोग आया करते थे, बड़ी दूर दूर से चल के आते थे कि जी अटल जी की रैली सुनने जा रहे हैं। लेकिन उन सीटों में वो जनसंघ की या भाजपा के लोगों की जमानत जब्त हो जाती थी। तो लेकिन मुझे कंप्लीट जमानत जब्ती को भी टिकट देने को भी जीत गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे कंप्लीट करने लगी कि आखिर इंडिया शाइनिंग के समय ये कारपेट बॉम्बिंग क्यों नहीं चली जी। तब तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। ये देश नहीं, ये देश हताश था, दुखी था, और एक सपने दिखाने वाला एक जादूगर आया और उसने सपने दिखाए और उस देश के लोगों ने उस पर विश्वास देखे। अब हरियाणा वासियों का नंबर है, आप भी सपने देखिए और टमाटर खाइए 100 रुपए। एक चीज इसमें कहना चाहूंगा, देखिए जहां पर वाजपेयी की बात आई, वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे, अब आप 2004 की बात कर रहे हैं, उस समय तक वो ढलान पर काफी आ चुके थे, अपने उम्र के उस पार पर आ चुके थे जब बहुत एक्टिव नहीं हो सकते थे। मोदी अपने प्राइम में, पीक टाइम में प्रधानमंत्री बने हैं, दोनों का बहुत डिफरेंस है। चलिए, ये बहस भी जारी रहेगी, मोदी चढ़े या कांग्रेस गिरी। फिलहाल मैं आज टिकटॉक के उनके बैलेट पेपर पे जिनके नाम हैं वो अनाउंस कर दूं। वो लेट हो गए हैं, इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा नाम है या नहीं है। सफीदों से कलीराम पटवारी INLD, इनको टिकट मिल चुकी है और आज इस सर्वे से भी साबित हो जाएगा कि ये टिकट ठीक दी है, गलत दी है, काटनी चाहिए या नहीं काटनी चाहिए। काटने ना काटने का फैसला तो पार्टी ने लेना है, हमारा तो ओपिनियन पोल एक सलाह देता है। सुरेश कौशिक BJP, अमरपाल राणा BJP, अशोक सैनी BJP और विजय पाल एडवोकेट BJP, बचन सिंह आर्य INC, इंडिपेंडेंट भी जीत चुके हैं, बड़े नेता हैं। डॉक्टर वीना रानी INC, विनोद सिंगला INC। सफीदो एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस की टिकट की बहुत डिमांड है, देखते हैं अंदर क्या है डिब्बे के। नरेश जांगड़ा INC, कमल शर्मा INC, करमवीर सैनी अभी शामिल हुए हैं कुलदीप बिश्नोई के साथ कांग्रेस छोड़ के। ये भी हजका के उम्मीदवार हैं और इनको टिकट, अगर हजका के पास सीट आती है या हजका अलग है, तो इनकी टिकट भी काटना बहुत मुश्किल है। सुलेख डिडवाना हजका, गौरव रोहलिया हजका और इलम सिंह इंडिपेंडेंट, ये उम्मीदवार हैं। काउंटिंग अभी जारी है और मुमताज की तरफ से वार्निंग भी जारी है। हाँ, ब्रेक का वक्त हो गया विनोद जी, लेकिन क्योंकि आज हम सफीदो हल्के का रुख कर रहे हैं और सफीदो के तमाम सियासी हालात के साथ ही हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि वहां के मौजूदा हालात और जातिगत सियासी समीकरण, तमाम चीजों को देखते हुए वो क्या संभावनाएं देखते हैं चुनाव नजदीक आते आते सफीदों में। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं सफीदों के इतिहास और भूगोल पर। सफीदो कहने को तो जिंद जिले की एक तहसील मात्र है, लेकिन इसका जिक्र हड़प्पा काल से पहले से ही मिलता है।
उस युग के प्रमाण स्वरूप मिट्टी के बर्तन यहाँ हुई पुरातत्विक खुदाई में मिल चुके हैं। मुगलई इतिहास का भी यहाँ से रिश्ता रहा है। तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस इलाके में शासन किया है। उसी ने यमुना पर सबसे पहले किनाल का निर्माण कराया था। फिरोज ने अपने शासन के दौरान सफीदों का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था। तुगलक की मृत्यु के बाद सफीदों का दिल्ली के तख्त से नाता टूट गया था। सफीदों का उल्लेख महाभारत और वामन पुराण में भी मिलता है। पंजाब विभाजन के समय संगरूर जिले से सफीदों और नरवाना तहसील को हरियाणा में शामिल किया गया था। सफीदों यमुना केनाल की हांसी ब्रांच के किनारे बसा है। यमुना केनाल सफीदों को दो भागों में बांटती है, एक सफीदों शहर और दूसरा सफीदों मंडी। सफीदों मंडी भारत की बड़ी मंडियों में से एक है। कृषि की दृष्टि से सफीदों काफी समृद्ध है, लेकिन आधुनिकता और विकास की हवा अभी यहाँ नहीं पहुँची है। सफीदों विधानसभा क्षेत्र सोनीपत संसदीय सीट का हिस्सा है। जिंद जिले के अंतर्गत आने वाले सफीदों में एक छोटी नगर पालिका भी है। सफीदों विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60 से ज्यादा गाँव आते हैं। सफीदों और पिलूखेड़ा इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बे हैं। सफीदों विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,63,921 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 90,074 है और महिला मतदाताओं की संख्या 73,847 है। वर्ष 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में इनेलो ने यहां से जीत हासिल की थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र से बढ़त ली थी। संभावित विधानसभा चुनाव में बीजेपी हजका गठबंधन के दरकते रिश्तों के बीच इस सीट में किस पार्टी को विजय मिलेगी, ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा सफीदों हलके का अभी तक का इतिहास और भूगोल। अब खोज इंडिया के सर्वे के जरिए जानना दिलचस्प होगा कि आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं सफीदों हलके में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, फौरन लौट रहे हैं इसी खास पेशकश के साथ।